बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की। सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये क्या है, क्या होती है दंड संहिता। देखिए इसकी उद्देशिका में जो लिखा है उससे इसका अर्थ स्पष्ट होता है। उद्देशिका कहती है कि भारत के लिए साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन। कैसी दंड संहिता? साधारण। समीचीन है अतः यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित की जाती है। यानी जो दंड विधि से संबंधित एक साधारण विधि की आवश्यकता थी, इसलिए जो है इस अधिनियम को जो है बनाया गया। तो ये जो अधिनियम है इसकी प्रकृति क्या है, कैसे कैसे जो अपराध है जिनके बारे में ये प्रोविजन करता है, ये साधारण विधि संबंधी यानी साधारण अपराध संबंधी विधि है। साधारण, विशिष्ट विधि नहीं है ये, साधारण अपराधों से संबंधित विधि है। जो साधारण का मतलब है जो समाज में जो अपराध होते रहते हैं, जो उस प्रकार के जो है अपराधों से संबंधित है। साधारण विधि संहिता है ये, साधारण विधि है ये, साधारण आपराधिक विधि संबंधी कह सकते हैं। तो साधारण विधि संबंधी अपराध दिए गए हैं इसमें, जो साधारण रूप से समाज में होते रहते हैं, उन अपराधों से संबंधित जो है अपराध इसमें दिए गए हैं। तो कोई विशिष्ट प्रकार के अपराध जो है इसमें नहीं बताए गए हैं ना, साधारण अपराध है जो सामान्यतः होते हैं, उन अपराध। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कभी कभी पूछा जाता है कैसी विधि है, ये साधारण दंड संहिता है। साधारण दंडों का प्रावधान इसमें किया गया है, विशिष्ट नहीं है, साधारण है। विशिष्ट वो होते हैं जो किसी विशेष विषय पे बनाए जाते हैं, स्पेशल लॉ पे बनाए जाते हैं। SC/ST एक्ट हो गया है ना, तो वो विशेष हो जाते हैं। लेकिन ये कैसी है? साधारण दंड संहिता है। अगर पूछे कोई आपसे तो कैसी विधि है? जो साधारण दंड संहिता है। अब बात आता है इसका इतिहास की, बात करें कि भाई वो बनी कैसे। तो 1835 में जो है, सबसे पहले बस इतना याद रखें आप, 1835 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग, ये भी याद रखना है आपको, विधि आयोग 1835 में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। क्या था, इससे पहले कई विधियां थी, तो सब विधियों का एक साथ संकलन किया गया ताकि एक विधि हो सके किस देश के लिए, है ना, उसके लिए। तो सबसे पहले जो है एक प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। उस विधि आयोग के रखना, लॉर्ड मैकाले उस में क्या थे? अध्यक्ष। विधि आयोग के, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले, या लॉर्ड मैकाले भी कह सकते हैं। तो लॉर्ड मैकाले क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में जो है इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, क्या? IPC का। इसकी इनकी अध्यक्षता में क्या किया? उसका ड्राफ्ट तैयार किया, या कह लीजिए IPC को तैयार किया गया। तो कई लोग कहते हैं या कहा जाता है कि IPC किसकी देन है? लॉर्ड मैकाले की देन है। तो ये भी कहा जाता है कि IPC किसकी देन है? IPC लॉर्ड मैकाले की देन है। या आप ये भी कह सकते हो कि ये इसके फादर हैं। IPC के फादर कौन है? लॉर्ड मैकाले। या इसको ये भी कह सकते हो आप, मैकाले संहिता के नाम से भी जाना जाता है। मैकाले संहिता, अगर कोई आपसे कहे कि मैकाले संहिता कौन है, तो उसका मतलब यही है कि वो IPC की बात कर रहा है। तो मैकाले संहिता के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये तो इसका थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन है। लीजिए 31/10 यानी अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो ये संहिता है, ये वाली जो अपन पढ़ रहे हैं, ये जो संहिता है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 31 अक्टूबर 2019 से पहले। और 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब तो ये संपूर्ण भारत में लागू होती। तो को छोड़कर जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये जो है संपूर्ण भारत में लागू हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर कितनी तारीख? 2019। अब बात आएगी कि भाई उससे पहले जो है जम्मू कश्मीर में कौन सी संहिता लागू थी, ये लागू नहीं थी तो कौन सी संहिता लागू थी। तो ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं, वहां एक रणवीर संहिता के नाम की थी, रणवीर संहिता। वहां जो है IPC की जगह 31 अक्टूबर 2019 से पहले
उससे पहले, अब नहीं लागू होती, उससे पहले रणवीर संहिता जो है वहां लागू हुआ करती थी। तो वहां आईपीसी की जगह रणवीर संहिता थी, है ना, आईपीसी। तो आईपीसी की जगह वहां रणवीर संहिता थी, बस यही था, लगभग यही संहिता थी, थोड़े कुछ प्रोविजन उसमें जो है अलग। तो रणवीर संहिता के नाम से जो, या कह लीजिए कि रणवीर संहिता के नाम से ये वहां लागू थी। तो उसमें पूरे इस तरीके के प्रोविजन नहीं थे, थोड़ा बहुत थी, तो वो आईपीसी ही, लेकिन कुछ प्रोविजन रूप में ये लागू हुआ करती थी। ठीक है, अब तो ये संपूर्ण भारत में लागू होती है। तो इसका पहला सेक्शन देखिए, पहला सेक्शन जो है इसका धारा 1 काय से संबंधित है? इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित। तो ये तो इसका आप जानते ही, इसका जो नाम है भारतीय दंड संहिता कहलाएगा, और इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860, और इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर। इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर जो है इसका विस्तार है। अब देखिए, एक चीज और भूल गया शायद, एक मिनट। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ है? एक चीज और याद, का अधिनियम संख्यांक और याद रखेंगे ना, इसका 45 है, इसका अधिनियम संख्या 45 है, इसका अधिनियम संख्या 45 1860, 6 अक्टूबर 1860 को जो है ये बन करके तैयार हुई। ठीक है, बस इतना ही। तो बाकी अब देखेंगे, सेक्शन पहला आपने देखा, इसका पूरा जो है नाम क्या है? भारतीय दंड संहिता। विस्तार क्या है इसका? विस्तार जो है इसका संपूर्ण जो है भारत पर ये जो है संहिता लागू होती है। अब सेक्शन 2 जो इसका कहता है, जो कहता है भारत के भीतर अपराध। सेक्शन 2 क्या कहता है? भारत के भीतर किए गए अपराध, भारत के भीतर। तो भीतर शब्द आया, ये याद रखना। 2 में क्या है? भीतर है, वो किस पर लागू होगी? तो ये संहिता उस पर लागू होगी। ये कहता है भारत के भीतर हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्यालोप के लिए जिसका वह भारत में के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। मतलब इस संहिता से दंडनीय कोई अपराध अगर कोई व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वो उस पर ये संहिता यानी आईपीसी क्या होगी? लागू होगी। इस संहिता को, या कह लीजिए कि इस संहिता के उल्लंघन में अगर कोई व्यक्ति भारत के भीतर कोई अपराध करता है, तो उस पर आईपीसी लागू होती है। सीधा सीधा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के भीतर संहिता संबंधी, संहिता मतलब आईपीसी से संबंधित कोई अपराध अगर करता है, तो उस पर क्या लागू होगी? उस पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी। या सीधा कह लीजिए अपराध करता है, तो अपराध इसी में दंडनीय है, तो अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी। भारत के भीतर, अब भारत के भीतर का मतलब आ गया कि भाई भारत के भीतर कौन? व्यक्ति शब्द आया है, नागरिक शब्द नहीं आया है। मतलब व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई नागरिक भी हो सकता है और गैर नागरिक भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर भारत के भीतर कोई अपराध करता है तो व्यक्ति शब्द आया है। इसमें क्या शब्द आया है? व्यक्ति। नागरिक शब्द नहीं है। कौन, क्या शब्द है? व्यक्ति। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक भारत का व्यक्ति भी हो सकता है, विदेश का व्यक्ति भी हो सकता है। अगर कोई भारत में अपराध करता है, और अगर ऐसा अपराध भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय है, तो उस पर आईपीसी लागू होगी, है ना। अगर कोई विदेशी आकर भारत में कोई अपराध करता है, तो वो भारत की विधि से शासित होगा। सीधा सीधा है कि उस पर जो है आईपीसी के हिसाब से क्या चलाया जा सकता है? मुकदमा चलाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। अब एक चीज और है कि भाई भारत की सीमाओं का विस्तार कहां तक हुआ, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये आपको याद रखना है कि भारत की सीमाओं का विस्तार भारत के संपूर्ण भूभाग पर। अब ये याद रखें कि भारत का क्षेत्र क्या है? संपूर्ण भूभाग। ये भी याद रखें कि भारत का क्षेत्र में क्या शामिल है? भारत का संपूर्ण भूभाग, जितने में अपन रहते हैं, पूरा जो नक्शा अपन देखते हैं वो भी शामिल है। इसके अलावा कुछ समुद्री क्षेत्र भी शामिल होता है भारत में, संपूर्ण भूभाग। और साथ में तट से 12 नॉटिकल मील, तट से, तट मतलब जो हमारा, जहां से जो भूमि समाप्त होती है वो समुद्री क्षेत्र कहते हैं उसे। तो समुद्री क्षेत्र जहां से लगता है, तट से 12 नॉटिकल मील, 12, ये नॉटिकल मील मतलब जो होता है समुद्र में दूरी नापने का एक पैमाना होता है। तो 12 नॉटिकल, जैसे में जब दूरी को नापा जाता है तो नॉटिकल कहते हैं। तो 12 नॉटिकल मील समुद्र के भीतर, नॉटिकल मील
के भीतर तक जो है भारत की सीमा होती है, समुद्र के भीतर तक। ये भी याद रखें आप नॉलेज के लिए, भीतर तक का भी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत की सीमा कहाँ है, संपूर्ण भूभाग तो होता ही है, ये तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। समुद्र की सीमा कहाँ तक होती है, तो 12 नॉटिकल मील तक होती है, ये याद रखें। 12 नॉटिकल, जहां से हमारी सीमा मतलब हमारा जो भूभाग समाप्त होता है और समुद्र शुरू होता है, तो समुद्र के अंदर तक 12 नॉटिकल मील तक भारत की सीमा है, वो भारत माना जाता है। मतलब ये हमारा नक्शा, अगर मान लीजिए ये हमारा भारत ऐसा इस टाइप का है थोड़ा, अब वो ठीक नक्शा नहीं है, इस टाइप का जो मान लीजिए नक्शा है, तो इसके यहाँ पर समुद्र है हमारे, तो इतना जो 12 नॉटिकल मील का एरिया है वो भी भारत की परिभाषा में आता है। मतलब यहाँ भी कोई अपराध करता है तो वो भारत ही माना जाएगा। तो इस तरीके से, तो ये भी आपको याद रखना है, भारत 12 नॉटिकल मील तक जो है समुद्र की सीमा के भीतर जो है व्यक्ति, वो क्षेत्र जो है भारत माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए धारा 3 है। धारा 3 कहती भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। ये तो भारत के अंदर हो गया, और सीमाएं भी अपने समझ में आ गई कि भारत कहां तक है। अब कह रहा है भारत के परे, भारत के परे मतलब भारत से बाहर, भारत की सीमा से बाहर 12 नॉटिकल जो मील है उससे भी बाहर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो क्या होगा। 4 और 5 वैसे आपकी जो है, 3 और 4 जो है एक साथ पढ़ने लायक हैं। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, ये दोनों लगभग एक ही जैसी हैं। देखिए पहले 3 देख लेते हैं। ये कहता है भारत से परे किए गए अपराध के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। तो सीधा सीधा इसमें ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध करता है, अगर वो भारत की विधि के अंतर्गत आता है वो अपराध, तो ऐसा व्यक्ति जो है क्या होगा, भारतीय विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब ये बात क्लियर नहीं हुई है इस समझ में कि भाई कौन व्यक्ति है ना। तो अब जिसके लिए 4 जब पढ़ेंगे तब ये क्लियर होगी बात। देखिए क्या कहता है, राज्य क्षेत्र अपराधों पर संहिता का विस्तार, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तब ये बात क्लियर होगी कि भारत के बाहर कैसे, अगर कोई व्यक्ति 2 विदेशी विदेश में अपराध करते हैं तो क्या लागू होगी, तो नहीं लागू होगी, उस पर आईपीसी लागू नहीं होती। अब ये ऐसे लागू हो जाएगी कि मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति विदेश में गया हुआ है, भारत के व्यक्ति पर आईपीसी लागू होती, विदेशी पे लागू नहीं होती। लेकिन भारत का व्यक्ति विदेश में है, कोई विदेश का व्यक्ति विदेश में भारत के व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध करता है, क्योंकि भारत के व्यक्ति पर क्या है, आईपीसी लागू होती है, तो उसके विरुद्ध अगर कोई विदेशी और विदेश में ही कोई अपराध करता है तो वो विदेशी पर भी फिर आईपीसी जो है लागू होगी। अब आप कहोगे कैसे लागू, जब भी वो पकड़ा जाएगा लाया जाएगा तो उस पर जो है भारतीय कह सकते हैं कि आईपीसी के अनुसार क्या किया जा सकता है, मुकदमा किया जा सकता है, क्योंकि वो भारतीय विधि को प्रभावित करता है। या मान लीजिए भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत पोत वगैरह है, विदेश में है, वहां पर कोई अपराध करता है व्यक्ति, मतलब भारत की सीमा के बाहर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो भी उस पर ये लागू हो जाती है ना। तो किसी ना किसी तरीके से लिंक अगर हो जाता है और भारतीय लॉ का अगर उल्लंघन होता है तो फिर आईपीसी जो है उस व्यक्ति पर भी लागू हो जाती है, चाहे वो भारत की सीमा से बाहर ही क्यों ना हो। अब देखिए चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। अब ये देखिए चौथा जब होगा तब स्पष्ट होता है कि भारत, चौथा क्या कहता है, भारत से परे की राज्य क्षेत्रातीत अपराधों में संहिता का विस्तार। ये बता रहा है कि भाई कैसे विस्तार रहेगा, मतलब राज्य से बाहर जो है संहिता का विस्तार कहां तक होगा। ये कहता है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा। ये कह रहा है अगर भारत का नागरिक कोई भी अपराध करता है, नागरिक मतलब हम लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, अगर हम इंडिया में अपराध करते हैं तो दोषी हैं ही आईपीसी के अनुसार। इस और हमसे सोचें कि हम विदेश में जाके कोई अपराध करेंगे और फिर हम पे आईपीसी लागू नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है। भारत का नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए उस पर आईपीसी लागू होती है। ये बात आप मान के चले कि भारत का नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, किसी भी जगह पे चला जाए, उस पर आईपीसी लागू होगी, ठीक है, अगर वो नागरिक है तो। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए उस पर आईपीसी लागू होती है। अगर वो अपराध किसी भी कोने में करता है दुनिया का तो उस पर आईपीसी लागू होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, भारत में रजिस्ट्री किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा।
दूसरा कह रहा है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत और या विमान, मतलब वायुयान हो सकता है या पानी का जहाज हो सकता है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, मतलब भारत का है। रजिस्ट्रीकृत मतलब भारत का है। भारत में रजिस्ट्री कोई विमान है या कोई आपका पानी का जहाज है, उस पर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, वो कहीं भी हो, मतलब जो समुद्र का जहाज है, मान लो 12 नॉटिकल मील से बाहर निकल गया, मतलब भारत की सीमा से बाहर निकल गया, अब वहां पे अगर कोई भी व्यक्ति, उसके लिए क्या शब्द आया है? व्यक्ति। यहाँ व्यक्ति शब्द आया है, मतलब कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि भारत का नागरिक ही हो, भारत का नागरिकता तो होती ही है संहिता लागू। कोई भी व्यक्ति अगर उस पर भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई विमान है या कोई जापानी का जहाज है, उस पर कोई अपराध करता है तो उस पर ये जो है संहिता लागू होती है, चाहे वो भारत की सीमा के बाहर ही क्यों ना हो। अब क्यों लागू होती है? इसलिए लागू होती कि वो जो जहाज है वो पानी का या वायु का जो जहाज है वो क्या है? भारत में रजिस्ट्रीकृत है, भारत की संपत्ति है। और एक तरीके से भारत की संपत्ति पर अगर कोई अपराध करता है, उसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू हो जाती है। तो ये याद रखें कि भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई विमान है, याद है, उसमें अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर जो है संहिता कह लीजिए, आईपीसी कह लीजिए, लागू होती है। तो कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि भारत में, भारत से बाहर भी हो, उस पर कोई व्यक्ति करता है तो लागू होती है। तीसरा कहता है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में कोई व्यक्ति भारत के किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करते हुए अपराध कारित करता है। ये नया जोड़ा है कंप्यूटर, ये कह रहा है कंप्यूटर, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आज का जो युग है वो कैसा है? वो टेक्नोलॉजी का युग है। तो कंप्यूटर जो है, भारत में जो कंप्यूटर है, भारत में कंप्यूटर पर अगर कोई हमला करता, मतलब यहाँ पे बैठ के, अब विदेश में बैठ के कोई व्यक्ति भारत के कंप्यूटरों को लक्ष्य करते हुए, भेजते हुए कि इस देश को जो है हमें नुकसान पहुंचाना है। आजकल आप जानते हैं हर चीज कंप्यूटर से होती है। तो ये नया जोड़ा गया है आईटी एक्ट के द्वारा सातवां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, 2009 में जो है इसको जोड़ा गया है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कुल मिला के भारतीय कंप्यूटरों के संग छेड़छाड़ करता है, विदेश में बैठकर हैक कर लेते हैं ना, आप तो जानते हैं कंप्यूटर को हैक करने के लिए जरूरत नहीं है कि वो कोई व्यक्ति यहाँ आके करे, वो अपने देश में बैठ करके भी भारत के कंप्यूटर को हैक कर सकता है, छेड़खानी उनके साथ कर सकता है, डाटा को चुरा सकता है। तो ये उसी के बारे में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में बैठ करके भारतीय कंप्यूटरों के संग छेड़छाड़ करता है, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय कंप्यूटरों के संग अगर कोई अपराध करता है तो उस पर भी जो है आईपीसी लागू होती है। तो ये याद रखें, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है विदेश में बैठकर कंप्यूटर को हैक करता है तो उस पर भी जो है संहिता लागू होती है, यानी वो उसमें वो है आईपीसी के दंडनीय अपराधों के अधीन क्या होगा? दोषी किया जा सकता है। अब आप कहोगे भाई आईपीसी क्या लगेगा कि आईटी आईटी लगेगा? आईटी आईपीसी के साथ ही चलता है। मैंने कहा कि साधारण संहिता है, साधारण संहिता जरूर है आईपीसी। साधारण संहिता का मतलब ये नहीं होता है कि भाई बिल्कुल आप ये सोचो कि जो स्पेशल लॉ है उससे बेहतर, ये साधारण संहिता है, यानी ये साधारण संहिता तो है, लेकिन साधारण संहिता होते हुए भी जो विशिष्ट संहिता बनाई जाती है, जो स्पेशल लॉ बनाए जाते हैं, उनके साथ मिलकर के ये काम करती है। कई जगह जो है विशेष, जैसे मान लो आईटी एक्ट के तहत कोई ने अपराध किया तो उसमें भी आईपीसी के साथ ही मिलके वो जो है लगते हैं, मिलके चलते हैं, उसके साथ ही साथ जो है चलते हैं। आईपीसी के संग आईटीएफ लग जाता है, आईपीसी की जो विशिष्ट विधियां होती हैं उसी के साथ लग जाती हैं, इसी के साथ जोड़ दिया जाता है और इसी के साथ वो चलती हैं फिर आगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि साधारण, इसका मतलब ये है कि वो विशिष्ट विधियां हैं वो इस पे प्रभावी, वो नहीं, ये उनके साथ चलती है, वो विशिष्ट विधियां इसी से जुड़ जाती हैं और मिल करके फिर लगता है अपराध जो बनता है, मिल करके बनता है, आगे वो जो प्रोसीडिंग होती है वो की जाती है। एक मिनट, कुछ आवाज क्या वो आवाज नहीं आ रही? आपका माइक खुला है? क्या हुआ? आपका माइक खुला है? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, मैसेज कर दीजिए आप क्या बोल रहे हो, मैसेज लिख दीजिए आप, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन सा देखा? 3 और 4 देखिए, है ना। इसके बाद देखिए, 1 मिनट। हाँ, सेक्शन जो है 5। एक चीज और ध्यान में रखिए, ये साथ में लिंक है, वैसे ज्यादा इसकी तो इसका मैटर नहीं है। हालांकि अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है भारत के बाहर कोई अपराध करता है, भारत के बाहर कोई व्यक्ति अपराध करता है, वो संहिता से अगर जो है विचारणीय अगर उसका अपराध है, तो किसकी अनुमति से जो है उसका जो है विचारण किया जा सकता है। ये हालांकि आईपीसी का विषय नहीं, जो सीआरपीसी के विषय, चूंकि लिंक है दोनों इसीलिए देख सकते हैं। तो ऐसे मामले में जो है केंद्र सरकार की अनुमति से जो है उसका विचारण किया जा सकता है, धारा 189 के तहत। कौन सी काय की? सीआरपीसी की 189 सीआरपीसी। तो सीआरपीसी की धारा 189 के अनुसार केंद्र सरकार की अनुमति से जो है ऐसे व्यक्ति का जो क्या किया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। तो जब कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई मामला बनता है, तो केंद्र सरकार की अनुमति से जो है उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जा सकता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है सीआरपीसी की धारा 189 के तहत। अब बात आती है कि भाई अगर कोई व्यक्ति भारत में जो अपराध अगर किसी व्यक्ति ने किया है, भारत आईपीसी के विरुद्ध कोई व्यक्ति ने अपराध किया है और अगर वो भारत में पाया जाता है, तो वहां का न्यायालय जो है क्या कर सकता है, उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्यवाही कर सकता है धारा 188 के तहत। जहां भी वो पाया जाता है, 188 कहता है सीआरपीसी कि वहां का न्यायालय क्या कर सकता है, जहां भी वो व्यक्ति पाया जाता है उसके खिलाफ क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया तब भारत में पकड़ा जाता है, तो जहां भी वो पकड़ा जाता है वहां का न्यायालय उसका विचारण कर सकता है। धारा 5 कहती है, 1 मिनट। धारा 5 कहती है कुछ विधियों पर इस अधिनियम के द्वारा प्रभाव न डाला जाना। ये सेविंग क्लॉज है, ये कहता है कि कुछ विधियों पर जो है ये जो है अधिनियम जो है प्रभाव नहीं डालता, या कह लीजिए सेविंग क्लॉज है ये। सेक्शन 5 क्या है? सेविंग है। सेक्शन 5 क्या करता है? सेविंग से संबंधित है, सेविंग क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी विधियां? ये कहता है इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार के सेवा के ऑफिसरों, सेना के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों व वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये कह रहा है कि जो सेना संबंधी विधियां होती हैं या सेना संबंधी जो लॉ होता है, उस पर जो है आईपीसी कोई प्रभाव नहीं डालती। बस इतना याद रखें कि सेना संबंधी विधियां, सेना में तीनों सेना की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो या वायु सेना हो, इससे संबंधित जो विधियां होती हैं, लोकल जो इनका लॉ होता है, जो कोई व्यक्ति सैनिक कभी कोई अपराध करता है तो उस पर वो विधि लागू होती है। ऐसे मामले में जो है संहिता यानी आईपीसी जो है उस पर प्रभाव नहीं डालती। अगर कोई सैनिक कोई अपराध करता है, अगर वो अपने पद पर रहते हुए कोई अपराध करता है, तो उस पर सेना विधि के द्वारा क्या किया जाता है, दंड अधिरूपित किया जा सकता है। तो उस पर जो है आईपीसी लागू नहीं होती, ये भी याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखना है आपको, ये तो आप इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सेना संबंधी जो विधियां हैं उस पर जो है आईपीसी लागू नहीं होती है। इसके अलावा आपको संविधान का जो है अनुच्छेद 360, ये भी याद रखना है। ये अनुच्छेद 360 कहता है कि उन विधियों पर भी ये लागू नहीं होता है जो अनुच्छेद 360 के अधीन जो संधियों से संबंधित जो कोई प्रोविजन होते हैं। अनुच्छेद 360 ये कहता है कि सामंत निम्न पर लागू नहीं होता, संधियों से संबंधित जो संधियां की हैं सरकार ने, जो सरकार ने संधियां की हैं, उन संधियों के अंतर्गत आने वाले विषयों पर भी ये लागू नहीं होता है। जैसे कि कौन कौन किन पे लागू नहीं होता? विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष है कोई विदेशी, ये भी याद रखना कि अभी पूछ सकते हैं, विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष, विदेशी कोई राष्ट्र अध्यक्ष उस पर लागू नहीं होता। मतलब राजदूत वगैरह जो होते हैं ना दूसरे देश के, उन पर लागू नहीं होती आईपीसी। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो राजदूत होते हैं जो लोग,
जो हम हमारे देश में कई देशों के, आप दिल्ली में देखेंगे वहां सबके दूतावास बने हुए हैं, सब सभी देशों के बने हुए हैं। तो उन दूतावासों में उनके जो है राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं, या कह दीजिए जिनको हम राजदूत कहते हैं, वो लोग रहते हैं। तो उन पर आईपीसी लागू नहीं होती, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उन पर लागू नहीं होती है आईपीसी, ठीक है। और ये समझ लीजिए उन पर लागू नहीं होती, और आप ये भी समझ लीजिए कि जो एम्बेसी का जो क्षेत्र होता है, एम्बेसी मतलब जो दूतावास होता है, उतने क्षेत्र में भी जो है आईपीसी लागू नहीं होती, उस एरिया में भी जो है आईपीसी ना। तो हमारे ये संधियों के हिसाब से किया गया है, जैसे हमारे देश के दूतावास होंगे कई अन्य देशों में, अमेरिका जापान कई देशों में रहते हैं, तो वहां पर वहां का लोकल लॉ जो है हमारे जो दूतावास है उन पर लागू नहीं होता। तो ये संधियों का एक परिणाम है, इसीलिए वहां पे जो है आईपीसी लागू नहीं होती। राजदूत और राजनीतिक जो अभिकर्ता होते हैं उन पर ये जो है लागू नहीं होती। राष्ट्र अध्यक्ष वगैरह होते हैं जो किसी अन्य देश की लागू नहीं होती है। इसके अलावा कोई विदेशी ये क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल केवल पद के दौरान, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल पर भी लागू नहीं होती। आप कहोगे कि भाई इन पे कैसे, इन पे कहाँ लागू होती है, इन पे लागू तक ये पद पे रहते हैं, इन पर आईपीसी लागू नहीं होती जब तक पद पे रहते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई कब होती है, जब ये पद पे नहीं रहते, ठीक है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल पर भी लागू नहीं होती आईपीसी। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल कोई अपराध करते हैं तो आप कहोगे कि साहब फिर उन पे विचारण उन पे होगा, उनको पद से हटाना पड़ेगा पहले, पद पर रहते हुए उनके खिलाफ लागू नहीं होती। अगर वो पद पर बने और आप सोचो कि किसी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पे मुकदमा चल जाए तो नहीं चलेगा, राज्यपाल पे चल जाए तो नहीं चलेगा, पहले उनको पद से हटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर उन पर आईपीसी लागू होगी। तो पद पर रहते हुए उन पर लागू नहीं होती, ठीक है, ये भी याद रखें। तो राष्ट्रपति राज्यपाल पे पद पर रहते हुए लागू नहीं होती। हाँ, उनके बाद अगर कोई अपराध होता है तो उनको सबसे पहले उनको पद से हटाना पड़ता है, पद से हटाने के बाद फिर उन पर लागू हो जाती है, ठीक है। तो पद पर रहते हुए उन पर लागू नहीं होती, अपवाद है ये एक तरीके से। अब देखिए अध्याय 2 है साधारण स्पष्टीकरण, इसमें जो है परिभाषाएं दी गई। अध्याय 2 जो है साधारण स्पष्टीकरण यानी कि परिभाषाओं से संबंधित है। सबसे पहले तो धारा 6 कहता है संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाना। ये कह रहा है संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाना। इसका मतलब क्या है, देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है इस संहिता में सर्वत्र अपराध, हर परिभाषा, हर दंड, उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड, उपबंध, हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्भुक्त अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे वह इन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत दोहराया ना गया। ये इसीलिए ये जो धारा 6 है, ये जो है धारा 6 जो है इसीलिए जोड़ दी गई है कि बार बार दोहराव ना हो। ये कह रहा है कि जो साधारण, जो अपवाद वाला जो चैप्टर है, साधारण अपवाद, साधारण अपवाद वाला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे आगे, ये कह रहा है कि साधारण अपवाद वाला जो चैप्टर है वो हर परिभाषाओं में लागू होगा। मतलब ये साधारण अपवाद वाली जो बात है, जितनी भी परिभाषाएं आएंगी और जितनी भी आगे जो क्लॉज वगैरह आएंगे उन सब में ये लागू होगा, भले ही इस बात को बार बार दोहराया ना गया हो। तो इसीलिए लिखा है कि बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए ये बात कह दी है कि साधारण अपवाद वाली जो प्रोविजन है वो पूरी संहिता में लागू होगी। क्या मतलब इसका, मतलब इसका ये है कि अगर किसी व्यक्ति का मामला, इस अधिनियम से संबंधित अगर कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और अगर उसका मामला साधारण अपवादों में आता है तो उसको इसका लाभ दिया जाएगा, इसका लाभ उसे मिलेगा, है ना। अगर साधारण अपराधों में, अपवादों में आता है, भले ही वो परिभाषित ना, परिभाषाओं में बार बार बताया ना गया हो कि भाई, मतलब आगे अपन पढ़ेंगे, कई जगह पढ़ेंगे, चोरी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तो उसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि साधारण अपवाद का लाभ मिलेगा। ऐसा अगर ऐसा नहीं करते, 6 नहीं करते, तो फिर हर सेक्शन में उनको लिखना पड़ता है कि साधारण अपवाद का लाभ चाहे तो ले सकता है, चाहे तो ले सकता है, ऐसा लिखना पड़ता है। उससे बचने के लिए उन्होंने पहले ही धारा 6 जोड़ दिया है कि साधारण अपवाद वाला जो मैटर है वो सभी धाराओं में लागू होगा, चाहे बार बार उसको दोहराया ना गया हो, तो ये सभी में लागू होता है। अब देखिए उदाहरण भी है, कुछ दृष्टांत दे हैं। दृष्टांत लिखा है का संहिता की वे धारा जिसमें अपराधों की परिसीमा अंतर्विष्ट है, यह अंतर्विष्ट यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता है, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवादों के अधीन समझी जानी है जिसमें यह उपबंध है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध है। ये परिभाषा, ये उदाहरण बहुत अच्छा है। ये उदाहरण क्या कह रहा है, ये उदाहरण कह रहा है कि ये संहिता ऐसा कुछ नहीं कहती कि 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम
आयु का जो बालक है वो अपराधी नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है, ये उदाहरण ये समझा रहा है आपको कि ये संहिता ऐसा कुछ नहीं बताती है आपको कि 7 वर्ष से कम आयु का जो बालक है वो अपराध नहीं कर सकता, है ना। क्या कह रहा है कि वो ऐसा नहीं कुछ कहती, आईपीसी आपसे नहीं कहती कि 7 वर्ष से कम का है बालक तो वो अपराधी नहीं हो सकता, वो अपराध नहीं कर सकता। आईपीसी में कहीं नहीं लिखा, लेकिन वो कह रहा है कि हाँ ये जो बात है ये इसके अधीन होगी, साधारण स्पष्टीकरण के अधीन होगी, साधारण अपवादों के अधीन होगी। साधारण अपवादों का अर्थ क्या है, साधारण अपवाद क्या कहते हैं, साधारण अपवाद कहते हैं कि कोई भी कार्य जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया जाता है उसको अपराध नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो इसका लाभ किसको मिलेगा, इसका लाभ इस बालक को दिया जाएगा। हालांकि आईपीसी जो है और भी इसको छोड़ दिया जाए, अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि 7 वर्ष से कम आयु का जो है बालक अपराधी नहीं हो सकता, वो अपराध नहीं कर सकता। हाँ वो अपराधी हो सकता है, अपराध कर सकता है, लेकिन साधारण अपवादों में चूंकि इसका मामला आता है और साधारण अपवाद कहते हैं कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक जो भी अपराध करते हैं वो क्षम्य है, उसको जो है अपराधी नहीं माना जा सकता, इसीलिए ये कह रहा है। तो इसी तरीके से जब भी कोई प्रोविजन आएगा तो इसी तरीके से जो है इसमें जो है लागू होंगे। तो ये स्पष्टीकरण से समझ में आया ना। तो ऐसा नहीं कहती आईपीसी कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक है अपराधी नहीं हो सकता, अपराध नहीं कर सकता, लेकिन साधारण अपवाद जरूर कहते हैं। साधारण अपवाद आईपीसी में जो दिए हैं उसमें जरूर ये बात कही गई है कि 7 वर्ष से कम आयु का अगर बालक कोई अपराध करता है तो वो क्षम्य है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इसीलिए ये जो जो परिभाषा है 6 इसीलिए जोड़ी गई। अब एक दूसरा उदाहरण छोड़ दीजिए, वो सिंपल है, पहला जो था वो ठीक था। अब देखिए 7 कह रहा है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। स्पष्टीकृत मतलब एक बार अगर किसी चीज का अर्थ बता दिया गया है तो उसका भाव वही लगाया जाएगा जो संहिता में आया है। बार बार मतलब एक बार स्पष्टीकरण कर दिए तो बार बार उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहता है। ये कहता है हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। स्पष्टीकरण का मतलब अर्थ है कि जो बताया गया है संहिता में, जो इसका स्पष्टीकरण दिया गया है, जो उसका अर्थ बताया गया है। स्पष्टीकरण समझ लीजिए कि जो अर्थ बताया गया, स्पष्टीकरण करण या मान लीजिए अर्थ, जिस अर्थ में जिस भाव में उसको अर्थ लगाया गया है, कहीं भी इस क्लॉज में परिभाषा के क्लॉज में आया है या कहीं और भी कोई शब्द आया, एक बार अगर आया है वो शब्द, तो संहिता में जहां जहां वो शब्द आएगा उसका उसी अनुसार या कह लीजिए जो परिभाषा में जो अर्थ लगाया गया है उसी अनुसार जो है क्या लगाया जाएगा, उस शब्द का अर्थ लगाया जाएगा। कोई अलग अर्थ नहीं लगाया जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ अलग अर्थ लगाए वो वहां वो शब्द आता है तो उसका कुछ और अलग अर्थ लगाए, नहीं, जो सेंस में पहली बार दिया गया है उसी सेंस में जो है उसका अर्थ पूरी की पूरी संहिता में लगाया जाएगा। ये कह रहा है कि जो उसका अर्थ है उसी सेंस में लगाया जाएगा जिस सेंस में उसका अर्थ दिया गया है, ठीक। अब देखिए 8 कहता है लिंग। सेक्शन 8 लिंग को परिभाषित करता है। लिंग का मतलब क्या है, देखिए ये कहता है, देखिए आप जानते हैं 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो ये कहता है पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वह हर व्यक्ति के बारे में लागू होगा, चाहे वह नर हो या नारी। ये याद रखना है आपको कि पुल्लिंग वाचक शब्द, पुल्लिंग ये हिंदी में आपने पढ़े होंगे, पुल्लिंग वाचक शब्द, ये याद रखना है। ये कह रहा है जहां भी पुल्लिंग वाचक शब्द आए हैं उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ जो है सभी के लिए प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो नर हो या नारी, नर हो या फिर नारी, मतलब स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या मतलब ये है कि जब आप संहिता में आगे प्रोविजन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे वो करता है कि वो हत्या करता है, इस तरीके का आता ना, ये क्या है, ये पुल्लिंग वाचक शब्द है ना, करता है। अगर ऐसा नहीं लिखते इस धारा में तो क्या होता, तो फिर वही लिखना पड़ता, करता हत्या करता है या करती है, ऐसे लिखना पड़ता ना, अलग अलग बार बार लिखना पड़ता ना। आप फॉर्म भरते हो तो दोनों शब्द लिखे रहते हैं, करता है करती है, ऐसा होता है ना। तो मतलब एक स्त्रियां करती है कहते हैं और पुरुष को करता कहते हैं। तो ये यहाँ पे पुल्लिंग वाचक, चूंकि आईपीसी में आपने देखा होगा हर जगह कोई भी अपराध होता है तो यही आता है वो अपराध करता है, ऐसा नहीं आता कि वो अपराध करती है, वो हत्या करती है, ऐसा नहीं आया ना। कैसा है, करता है, इसका मतलब करता है। अब ऐसा क्यों जोड़ा, ऐसा इसलिए जोड़ा, अगर ऐसा नहीं जोड़ते तो फिर वकील जो होते हैं ना वो क्या कहते कि सर ये तो पुरुष की बात कर रहा, महिलाओं की तो इसमें बात ही नहीं है कि हत्या का अपराध करता
कर्ता शब्द आया और कर्ता शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो महिला तो दोषी हो ही नहीं सकती। तो उस चीज से बचने के लिए उन्होंने ये लिख दिया है कि जहां भी पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है पूरे एक्ट में कहीं भी, वहां नर और नारी दोनों अर्थ लगाया जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि सब ये पुरुष के लिए है। अगर अपराध आता है कि धारा 302 के अधीन कोई व्यक्ति अपराध करता है, हत्या करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुरुष ही है, वो पुरुष स्त्री भी हो सकती है, तो वो पुरुष भी हो सकता है। तो इसका अर्थ यही है कि पुल्लिंग का अर्थ जो है, जहाँ पुल्लिंग शब्द आए वो नर और नारी दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नौ वचन की परिभाषा है, सिंपल है ये आपको याद रखनी है थोड़ी परिभाषाएं। 8 लिंग, 9 वचन, 10 पुरुष स्त्री, 11 व्यक्ति, 12 लोग, इस तरीके से आपको याद करना है। 9 वचन ये कहता है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। क्या कह रहा है, एक वचन के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचन के अंतर्गत एक वचन। क्या मतलब इसका, जैसा ऊपर मतलब था वैसे ही यहां भी मतलब है। जहां ऊपर जो मतलब अपन ने लगाया लगभग उसी टाइप का इसमें भी मतलब है। आप जानते हैं कि एक वचन मतलब जब कोई सिंगल चीज होती है तो हम एक वचन यूज करते हैं, और जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो उसमें बहुवचन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वहां ये कह रहा है कि आप देखेंगे संहिता में कई जगह जो एक वचन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो एक वचन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब एक से नहीं है, हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो, है ना। लिखने का एक तरीका होगा। अब ये नहीं कि एक वचन करता है या करते हैं, इस तरीके से करता है करते हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसा ना हो कि इसका मतलब ये है कि जहां भी एक वचन आया है उसका मतलब चाहे वो भी लगा लिया जाएगा, और जहां बहुवचन आया वहां एक वचन भी लगा लिया जाएगा, है ना। अगर कहीं बहुवचन शब्द का प्रयोग हुआ है और केवल एक व्यक्ति करता है तो एक भी अर्थ हो सकता है और दो भी अर्थ हो सकता है, मतलब सिंगल भी उसका अर्थ हो सकता है और डबल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ सिंगल अर्थ हुआ है तो यहाँ डबल कैसे आ गया, यहाँ डबल हुआ है तो यहाँ सिंगल कैसे आ गया, है ना। ये है इसका मतलब, जहां एक वचन शब्द का इस्तेमाल हुआ है वहां उसका अर्थ बहुवचन भी लगाया जा सकता है, और जहां बहुवचन शब्द का इस्तेमाल हुआ है वहां एक वचन भी उसका अर्थ लगाया जा सकता है जी। आगे जाके जो है एक्ट में जो है प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, इसीलिए इन दोनों चीजों को जोड़ा गया है कि जहां स्त्री का प्रयोग, अगर स्त्री तो हुई नहीं है, पुल्लिंग शब्द का जहां इस्तेमाल हुआ है वहां स्त्री भी और पुरुष दोनों अर्थ लगाए जाएंगे। ऐसे ये कह रहा है कि जहां एक वचन का अर्थ प्रयोग हुआ है वो बहुवचन अर्थ लगाया जा सकता है, और जहां बहुवचन शब्द का इस्तेमाल हुआ है वहां उसका अर्थ एक वचन भी हो सकता है। ठीक। 10 है पुरुष स्त्री, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। 10 पुरुष और स्त्री की परिभाषा दी गई, दोनों की एक साथ ही परिभाषा दी गई है धारा 10 में। धारा 10 में पुरुष और स्त्री दोनों की एक साथ परिभाषा दी गई है। तो ये कह रहा है पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का गोतक और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का। तो पुरुष किसी भी आयु का, किसी भी आयु का मानव नर और किसी भी आयु की मानव नारी, किसी भी आयु की मानव नारी। अब ये आप कहोगे कि ये क्या है, ये मतलब कि केवल अगर कोई व्यक्ति, अगर वो जन्म से मतलब जो लिंग है जो उसका पुरुष है अगर वो, तो पुरुष माना जाएगा, और अगर नारी है तो नारी माना जाएगा। इसमें एज नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें कोई एज की बात नहीं कि साहब 18 साल से ऊपर होगी तो नारी मानी जाएगी, 21 साल से ऊपर होगा तो पुरुष ऐसा कुछ नहीं, एज से मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जन्म लिया हो, मतलब अभी जन्म हाल की हाल अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो स्त्री के रूप में जन्म लेता है तो स्त्री माना जाएगा, अगर वो पुरुष के रूप में जन्म लेता है तो वो पुरुष माना जाएगा। हाल की हाल जो बच्चा जन्म लेता है, अभी मान लीजिए कुछ सेकंड पहले ही जन्मा है, तो वो बच्चा भी स्त्री और पुरुष और नारी की जो है, या कह लीजिए नर और नारी की परिभाषा में आ जाता है। तो उसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई एज होना चाहिए, एज से मतलब नहीं है। वो तुरंत जो है उसके जो है स्त्री पुरुष माना जाएगा, अगर मानव नर है तो पुरुष और नारी है तो स्त्री उसे माना जाएगा, बस इतना है। तो ये याद रखना, किसी भी आयु का ये पूछा जाता है, ध्यान रखना ये पूछा जाता है, किसी भी आयु का जो नर नारी। पुरुष स्त्री का अर्थ क्या है, किसी भी आयु की नर या नारी। ठीक है, पुरुष स्त्री। अब 11 देखिए, 11 कहता है व्यक्ति। 11 11 क्या है, व्यक्ति। कि भाई व्यक्ति का क्या अर्थ है, ये कह रहा है कोई कंपनी या संगम या व्यक्ति का निकाय चाहे निगमित हो या नहीं व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। ये सिंपल सी परिभाषा है, आप जानते हैं। कोई
कंपनी या संगम, तो व्यक्ति में कोई कंपनी भी आ सकती है, ये याद रखना है कि व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता पर्टिकुलर, कंपनी भी जो है व्यक्ति हो सकती है, व्यक्ति जो है कंपनी जो है व्यक्ति हो सकती है, या कोई संगम हो सकता है। संगम मतलब संगठन वगैरह जो लोग मिलके बना लेते हैं संगम, तो कोई संगम भी हो सकता है, वो व्यक्तियों की परिभाषा में, चाहे वो निगमित हो या ना, निगमित मतलब कोई निगमित हो, निकाय हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी और संगम जो है व्यक्ति की परिभाषा में आते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं कि वो निगमित हो, है ना, निगमित होना उनकी कोई आवश्यक शर्त नहीं है, ये आपको याद रखना है। सेक्शन जो वह 12 कहता है लोक, सेक्शन 12 क्या कहता है, लोक की परिभाषा है। सेक्शन 12 में क्या की परिभाषा है, लोक की जो है परिभाषा दी गई है। लोक में क्या आता है, देखिए, लोक का कोई भी वर्ग और कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। क्या कह रहा है, लोक का कोई भी वर्ग, वर्ग या समुदाय, इतना याद रखें, लोक का मतलब जो भी लोग हैं उनका कोई भी वर्ग हो सकता है और कोई भी समुदाय हो सकता है, वो लोक की परिभाषा में जो है आते हैं। कोई भी वर्ग और कोई भी समुदाय जो है काय की परिभाषा में आता है, लोक की परिभाषा में आता है। जो व्यक्ति लोग मिलकर बना लेते हैं, एक वर्ग होता है ना, अपन कहते हैं उनका फलाने का वर्ग या समुदाय कहते हैं ना, तो वो समुदाय और वर्ग जो है लोक की परिभाषा में आता है। व्यक्तियों का जो समुदाय होते हैं, जो वर्ग होते हैं, वो लोक की परिभाषा में आते हैं। आप नहीं कहते फलाने वर्ग से, फलाने समुदाय से, तो उसी के बारे में कह रहा है। वर्ग या समुदाय जो होते हैं वो लोक की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, वो तो नहीं बहुत है। 13 जो है आपकी निश्चित हो चुकी है शायद, क्वीन की परिभाषा थी पहले, विक्टोरिया के समय जो है क्वीन की परिभाषा थी, तो ये तो समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। 14 जरूर याद रखना, सरकार का सेवक, सरकार का सेवक, देखिए एक लोक सेवक होता है और एक सरकार का सेवक, तो 14 में सरकार का सेवक है। लोक सेवक 21 में है, इसमें क्या है, सरकार का सेवक। 14 में क्या है, सरकार का सेवक, याद रखना है। सरकार का सेवक कितने में दिए गए, 14 में दिए गए हैं। तो सरकार का सेवक का अर्थ क्या है, यहाँ लिखा है सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के लिए नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक का घोतक है। ये क्या कह रहा है, भारत सरकार के अधीन, ये कह रहा है भारत सरकार के अधीन अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है या भारत सरकार के अधीन कोई उपक्रम वगैरह चलाया जाता है, उसमें कोई व्यक्ति कार्य करता है, कोई अधिकारी कार्य करता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो व्यक्ति लोक सेवक, क्या कहलाता है, लोक सेवक नहीं, सरकार का सेवक कहलाता है। कह लीजिए कि सरकार की सेवा के अधीन कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या जो भी अधिकारी या कर्मचारी कार्य करते हैं, वो सरकार के सेवक कहलाते हैं। तो सरकार के सेवक कौन होते हैं, जो सरकार की सेवा के अधीन कार्य करते हैं या सरकार के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। ऐसे व्यक्ति या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जो सरकार के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं, वो सरकार के सेवक कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। 15 जो है वो भी खत्म हो चुकी। ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी रखी थी पहले, ब्रिटिश, पहले जब अपना जो है आजाद नहीं हुआ था देश, उस समय जो है इसको क्या कहते थे, ब्रिटिश इंडिया कहते थे। वैसे कई लोग तो सोचते हैं कि अभी भी आजाद नहीं हुआ है ना, तो आजाद हो गया है। तो 14 जो अपना जो 15 है उसमें क्या है, ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा है। ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा मतलब जब भारत जो है ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब जो है इसको जो है इसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। ब्रिटिश इंडिया मतलब भारत चूंकि ब्रिटिश का भाग था, तो ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। जो धारा 15 है वो ब्रिटिश इंडिया की जो परिभाषा है वो लागू हुआ करती थी, ठीक है। तो सेक्शन जो है 15 वो भी जो है इसका 15 जो परिभाषा है वो, सॉरी 15 जो परिभाषा है वो भी समाप्त हो चुकी है। अब देखिए 16 है भारत सरकार। ये भी जो है जो भारत सरकार की जो है परिभाषा है, ये भी जो है समाप्त कर जा चुकी है, क्योंकि जो उस समय की परिभाषा थी अब लागू नहीं होती। 17 है सरकार, ये याद रखेंगे, 17 सरकार, यहाँ से परिभाषा फिर शुरू होती है। 17 में जो है सरकार की परिभाषा दी गई है। सरकार शब्द केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार का घोतक है। तो सरकार में दोनों आती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बस इतना याद रखना है, केंद्र और राज्य। सरकार का अर्थ क्या है, केंद्र और राज्य सरकार। सरकार का शब्द का अर्थ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों मिलकर क्या बनती है, सरकारें बनती है, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसका जैसी भी स्थिति हो, सरकार का अर्थ है केंद्र सरकार या राज्य सरकार। 18 में जो है आपका भारत की परिभाषा दी है। देखिए ये थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, एक मिनट। 18 जो है 18 जो है भारत की परिभाषा, ये थोड़ा इसीलिए चेंज हुआ है, वो आपने देखा ना 19 आपका जो है
31 अक्टूबर 2019 से जो है इसकी परिभाषा बदल गई है। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, भारत की परिभाषा में आता है। तो ये 18 में जो है 17 सरकार 18 भारत। तो भारत का क्या अर्थ है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय ये पहली जो परिभाषा थी वो कहती थी कि भारत के राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या है, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण जो है राज्य क्षेत्र। चूंकि अब जम्मू कश्मीर पे ये लागू होने लगा है तो भाषा बदल जाएगी। और जम्मू कश्मीर लद्दाख इसको कैसे लिखेंगे फिर अपन, अब कैसे क्या होगी फिर भारत की परिभाषा, तो इसको अपन लिखेंगे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। भारत का अर्थ है इसमें लिखेंगे अपन के, एक मिनट, इसमें अपन लिखेंगे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। लद्दाख भी अलग हुआ है, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश, पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था लद्दाख, तो लद्दाख, लद्दाख सहित क्षेत्र सहित संपूर्ण भारत क्षेत्र। तो भारत की परिभाषा अब ये हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सहित संपूर्ण भारत का क्षेत्र जो है भारत की परिभाषा में आता है। जम्मू कश्मीर भी आता है, लद्दाख भी आता है, और भारत का जितना हिस्सा वो तो आता ही है। तो भारत की परिभाषा ये हो जाएगी कि जम्मू जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित संपूर्ण भारत का क्षेत्र जो है भारत की परिभाषा में आता है। जम्मू कश्मीर भी शामिल है, लद्दाख भी शामिल है, और संपूर्ण भारत का जो अन्य हिस्से हैं वो तो आते ही आते हैं। तो भारत की परिभाषा क्या हो जाएगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित संपूर्ण भारत का क्षेत्र जो है भारत की परिभाषा में आता है। इसके अलावा देखिए अब सेक्शन जो है आपका 19, 19 में शायद न्यायाधीश है, 20 में शायद न्यायालय होगा, 19 में क्या है, 19 में न्यायाधीश है। 19 में जो है आपकी न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है, न्यायाधीश। 19 में काय की परिभाषा दी गई है, आपकी न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। देखिए ये क्या कहता है, न्यायाधीश शब्द ना केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित, किंतु उस व्यक्ति का भी घोतक है। पहला तो इतना ही देख लीजिए, ये न्यायाधीश का क्या अर्थ है, वो कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो पद के रूप से न्यायाधीश है वो तो इसमें शामिल है ही है, मतलब जिसका पद न्यायाधीश है, जिसको हम कहते हैं न्यायाधीश, जिसके पद कहते हैं कि भाई न्यायाधीश है, ये व्यक्ति न्यायाधीश है, इसका पद होता है ना कि फलाने न्यायाधीश मजिस्ट्रेट साहब, तो जो पद रूप से है वो तो इसमें शामिल है ही है, ये कह रहा है। इसके अलावा भी ये क्या कह रहा है, जो किसी विधि का कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना हो होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। अथवा जो व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। तो कुल मिलाकर ये क्या कह रहा है, ऐसा व्यक्ति जो पद रूप से न्यायाधीश है वो भी इसमें आता है, और ऐसा व्यक्ति भी आता है जो जो निर्णय देने के लिए सक्षम है। इतना मान लीजिए, पहला तो ये मानिए दो बातें हैं, जिसको निर्णय देने के लिए क्या किया है, सक्षम घोषित किया गया। अगर वो कोई निर्णय देता है तो एक तो या तो वो अंतिम होता है उसका निर्णय, मतलब उसकी अपील नहीं होती, अंतिम होता है, या फिर जो अपील में जो अपील होती भी है तो वो अपील में जो डिसीजन होता है उसके हिसाब से वो अंतिम हो जाता है। तो कुल मिलाकर दो चीजें याद रखें कि ऐसे पद रूप से अगर कोई व्यक्ति है वो भी व्यक्ति आता है, और निर्णय करने के लिए जिसको जो है निर्णय देने के लिए जिसको सक्षम घोषित किया गया है, इतना याद रखें, निर्णय देने के लिए सक्षम घोषित किया गया है, सक्षम घोषित किया गया है, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या आता है, वो जज की परिभाषा में आता है, न्यायाधीश की परिभाषा में आता है। चाहे वो इसमें ये भी लिखा है वो निर्णय देता, दोनों बातें आ गई इसमें कि उसके विरुद्ध अपील ना हो, मतलब अगर वो या तो फाइनल डिसीजन देता हो कि भाई कुछ मैटर ऐसे होते हैं ना कि जज ने जो डिसीजन दे दिया उसकी कोई अपील नहीं होती, इस तरीके का डिसीजन दे सकता है। दूसरा कह रहा है अगर अगर अपील ना हो होने पर, या ऐसे निर्णय जो किसी प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाए, मतलब किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो है पुष्ट कर दिए जाते हैं, तो अंतिम
जाएगा, या वो कर्मचारी जो भी जिसको डिसीजन करने के लिए, निर्णय करने के लिए बिठाया गया है, वो उस समय जब वो निर्णय करता है न्यायाधीश माना जाएगा। सीधी सीधी बात इतना याद रखें कि जो पद रूप से व्यक्ति न्यायाधीश होता है वो तो होते ही हैं, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो जजमेंट करने के लिए, निर्णय करने के लिए उस समय के लिए बिठाया जाता है। उस समय वो जजमेंट कर रहे होते हैं, जिस समय वो निर्णय दे रहे होते हैं, उस समय वो भी न्यायाधीश माने जाते हैं। उदाहरण देखिए इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में, ये कह रहा है कोई वाद अगर कार्रवाई चल रही है न्यायालय की, मतलब जहां कलेक्टर जो है निर्णय देता है, तो उस मामले में जहां कलेक्टर निर्णय देने के लिए सक्षम है, मतलब कोई बात चल रहा है, कोई कार्रवाई चल रही है और उस कार्रवाई में कलेक्टर अगर निर्णय देने के लिए सक्षम है, कलेक्टर अगर निर्णय देता है तो कलेक्टर भी न्यायाधीश है। कलेक्टर भी क्या माना जाएगा? उस समय वो न्यायाधीश माना जाएगा जिस समय वो क्या देता है, वो डिसीजन देता है, वो निर्णय लेता है। तो सीधा सीधा मैंने बताया ना, जो व्यक्ति निर्णय देने के लिए सक्षम होता है उस समय जब वो निर्णय ले रहा होता है और विधि द्वारा प्राधिकृत, ऐसा नहीं कि पंचायत बैठा ली आपने और आप करने लगे निर्णय, तो ना, अगर पंचायत है और अगर वो विधि द्वारा प्राधिकृत है तो वो पंचायत के सदस्य भी न्यायाधीश माने जाएंगे उस समय जब वो निर्णय करते हैं, तो ठीक है। लेकिन विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि विधि द्वारा प्राधिकृत होने चाहिए। अगर विधि द्वारा प्राधिकृत है और कोई निर्णय दे रहे हैं, कोई निर्णय सुना रहे हैं, तो उस समय वो जो निर्णय सुनाने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी उस समय क्या हो जाता है? न्यायाधीश हो जाता है। पद रूप से तो होता ही होता है, और जो व्यक्ति डिसीजन कर रहा होता है, प्राधिकृत होता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? न्यायाधीश हो जाता है। तो ये उदाहरण पहला यही कहता है कि जब कोई कलेक्टर किसी बात का निराकरण कर रहा होता है, तो जब वो निराकरण कर रहा होता है उस समय वो क्या माना जाता है? उस समय वो न्यायाधीश माना जाता है। एक उदाहरण और देख लीजिए, लास्ट वाला, तीसरा वाला। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनिमय 7 के अधीन वादों का विचारण करने में और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। ये मद्रास संहिता में दिया होगा, मैंने कहा ना प्राधिकृत होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर प्राधिकृत करता, हमारा लोकल लॉ या हमारी कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बना देती है, पंचायतों को पावर दे देती है निर्णय करने के, मान लीजिए उदाहरण इसमें दे रखा है कि मद्रास में कोई एक्ट होगा 1816 का, उसके तहत जो है पंचायत को जो है, पंचायत के सदस्यों को भी निर्णय लेने का जो है अधिकार दे रखा होगा। तो ये कह रहा है कोई वाद या कार्रवाई में अगर उस समय पंचायत का सदस्य, पंचायत का, वो भी न्यायाधीश है, वो भी क्या है? न्यायाधीश माना जाएगा। ये तो क्योंकि वहां विधि ने प्राधिकृत कर रखा था मद्रास संहिता के अधीन, तो अगर मद्रास संहिता के अधीन उसे प्राधिकृत कर रखा था, ऐसे में वो कोई जजमेंट सुनाता है तो उस समय वो पंचायत का सदस्य भी न्यायाधीश है। तो सीधा सीधा एक ही अर्थ होता है न्यायाधीश का कि जो निर्णय करने के लिए सक्षम होता है वो व्यक्ति न्यायाधीश कहलाता है। और जो पद रूप से न्यायाधीश है वो तो होता ही है ना, जिसको सरकार ने पद रूप से न्यायाधीश घोषित करा है वो व्यक्ति तो होता ही होता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति निर्णय लेने के लिए सरकार के द्वारा सक्षम घोषित किया जाता है और जो निर्णय लेता है, ऐसा व्यक्ति उस समय मतलब हमेशा के लिए नहीं, उस समय जब वो निर्णय, उस समय वो न्यायाधीश ही कहलाता है। ये तो आप जान करता है वो न्यायाधीश कहलाता है अगर वो सक्षम है तो। अब 20 में जो है न्यायालय की परिभाषा दी गई है। 20 में किसकी परिभाषा दी गई है? सेक्शन 20 में जो है आपकी न्यायालय की परिभाषा दी गई। अब भाई न्यायालय, पहले न्यायाधीश बन गए, अब न्यायालय, तो न्यायालय के लिए इसमें देखिए क्या लिखा है, पहले पढ़ देते हैं। ये कह रहा है न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही न्यायिक कार्य करने की विधि द्वारा सृजित किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे ऐसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो घोषक है। तो मतलब क्या है? मतलब यहाँ तो कोई परिभाषा स्पष्ट ये नहीं लिखा कि भी न्यायालय होते क्या है। तो सीधा सीधा उन्होंने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो एकल रूप में काम कर रहा हो, अकेला काम, मतलब अकेला न्यायाधीश भी हो सकता है, वो एक निकाय, निकाय मतलब होता है जब दो से एक से अधिक हो जाते हैं, तो एक से अधिक, दो से अधिक, एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, या फिर निकाय के रूप में काम कर रहे हैं। निकाय मतलब एक से अधिक कितने भी न्यायाधीश हो सकते हैं, चाहे वो अकेला काम कर रहा हो या एक से अधिक न्यायाधीश हो। तो फिर न्यायालय क्या होता है भाई? ये तो अपन ने समझ लिया कि अकेला भी न्यायाधीश काम कर सकता है और एक से अधिक मिल जाते हैं तो वो निकाय कहलाता है। तो फिर न्यायालय क्या होते हैं? तो ये कह रहा है कि जहां न्यायाधीश बैठता है, जहां न्यायाधीश निर्णय करता है, वो स्थान न्यायालय कहलाता है। जहां भी न्यायाधीश बैठता है
और जिस स्थान पर वो बैठ के निर्णय सुनाता है वो स्थान न्यायालय कहलाता है, चाहे वो अकेला बैठ के सुना रहा हो, चाहे वो निकाय के रूप में बैठ के सुना रहा हो। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि न्यायालय का अर्थ क्या होता है, जहां न्यायाधीश बैठते हैं वो स्थान क्या है, न्यायालय है। चाहे कोई न्यायाधीश अकेला हो, अगर अकेला नियुक्त है, और वो जहां भी बैठकर निर्णय सुनाएगा वो स्थान क्या कहलाएगा, वो स्थान न्यायालय कहलाएगा। और जहां भी अगर मान लीजिए एक से अधिक न्यायाधीश हो, जहां भी वो बैठते हैं भी लोग, और सीधा सीधा ये अर्थ लगा ले कि ऐसा स्थान जहां न्यायाधीश बैठते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, वो स्थान न्यायालय कहलाता है, जहां भी ये बैठते। अब इसके लिए आप ये, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बिल्डिंग है, ये तो सरकार ने निर्धारित कर दी है कि देखिए अब हर चीज के लिए वो होना चाहिए ना, आदमी भटकते, तो अगर न्यायालय का एक स्थान निश्चित नहीं होगा तो लोग भटकते पड़ेंगे, न्यायाधीश को ढूंढते फिरेंगे कि भाई कहाँ गए, कहाँ बैठे हैं, न्यायाधीश साहब आप बैठिए बैठिए। तो वो तो न्यायालय होते ही सरकार ने घोषित कर रखे, बना रखे हैं, वो तो न्यायालय है। इसके अलावा मान लीजिए कोई जज चाह के किसी किसी मान लीजिए पंचायत के भवन में बैठ जाता है और वहां जाके अपना निर्णय सुनाता है, का भवन जिस समय वो निर्णय सुनाता है न्यायालय, वो पंचायत का भवन में क्या हो जाता है, उस समय के लिए जब वो निर्णय सुनाता है न्यायालय कहलाएगा। अगर वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के भी अपना डिसीजन सुनाता है तो उस समय वो पेड़ के नीचे का जो स्थान है वो भी उस समय क्या कहलाएगा, न्यायालय कहलाएगा। तो जहां न्यायाधीश बैठ जाता है वो स्थान न्यायालय हो जाता है, जहां वो बैठ के, बैठने का मतलब ऐसा नहीं कि चाय पीने बैठ गया तो स्थान हो जाए ना, निर्णय करने के लिए बैठ गया, किसी मामले को सुलझाने के लिए बैठ गया, है ना, वहां बैठ जाता है और कार्रवाई करता है, चाहे अकेला बैठ जाए या अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर के बैठ जाए, तो वो स्थान क्या कहलाता है, वो स्थान जो है न्यायालय कहलाता है। ये हो गया न्यायालय। अब आपका आता है इंपॉर्टेंट परिभाषा 21 है, लोक सेवक, है ना। तो लोक सेवक जो है सेक्शन 21 में बताए गए हैं। ये सिंपल है, सबको याद है कि भाई लोक सेवक कितने में, 21 में। दूसरा आपको इसमें याद करने वाली बात ये है कि भाई लोक सेवक के कितने वर्ग बताए गए हैं, तो याद रखने वाली बात है कि लोक सेवक के जो है 12 वर्ग, ये आपको याद रखने हैं। लोक सेवक के कितने वर्ग बताए गए हैं, 12 जो है वर्ग बताए गए हैं। ठीक है, धारा 21 में कितने वर्ग है, 12। अब आप कहोगे कि भाई कुछ वर्ग तो साहब डिलीट हो गए, हट गए हैं, फिर भी वो 12, लेकिन काउंटिंग में वो 12 ही माने जाते हैं, है ना। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि जैसे इसमें आप पढ़ेंगे कि भाई पहला नहीं है फिर दूसरा आ जाता है ना। तो भले ही वो काउंटिंग में नहीं, लेकिन उनको 12 वर्ग ही माना जाता है। ठीक, तो उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि साहब वो कम हो गए तो उसको कम करके काउंट, अपने दिमाग से कम नहीं करना, उसको 12 ही मानना। हालांकि वो कम हो गए हैं, कुछ हट गए हैं, डिलीट हो गए, लेकिन फिर भी वो 12 ही वर्ग माने जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का गोतक जो एतस्मिन पश्चात निम्नलिखित वर्णों में से आता है। वो नीचे जो वर्णन लिखे हैं कह रहा उनमें से अगर किसी में आता है कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति क्या समझा जाएगा, वो व्यक्ति जो है आपका लोक सेवक समझा जाएगा। एक मिनट, आज इसको और पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या कहता है, पहला पहला कहता है, इसका पहला निर्देश है। दूसरा दूसरा कह रहा था भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, ये क्या कह रहा है, कह रहा है भारत की सेना का जो भी आयुक्त हो या ऑफिसर हो वो जो है लोक, इसको मैं केवल पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना। तो भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का जो आयुक्त या ऑफिसर होता है वो लोक सेवक की परिभाषा में आता है। सेना के जो आयुक्त होते हैं, ऑफिसर होते हैं, ये सब की सब जो है लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, दूसरा याद नहीं करना, एक बार पढ़ना है बस। ठीक है, दूसरा जो है इसका, यानी तीसरा जो है इसका, हर न्यायाधीश जिसके, क्योंकि पहला नेट से तो दूसरा, अब ये तीसरा तीसरा क्या कहता है, हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं निर्णायक कृत्यों को चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि न्यायाधीश भी जो है लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति भी जो है लोक सेवक की परिभाषा में आता है जिसको न्यायिक कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया, भले ही वो न्यायाधीश ना हो उस समय। जैसे अपन ने अभी ऊपर पढ़ा कि भाई पंचायत का सदस्य जो है अगर डिसीजन सुना रहा है तो वो न्यायाधीश माना जाता है। जब न्यायाधीश माना जाता है उतने समय के लिए, तो उतने समय के लिए वो लोक सेवक भी है। अगर उतने समय वो जजमेंट कर रहा है तो उतने समय के लिए वो लोक सेवक भी माना जाएगा, जब वो जजमेंट करता है तो। ठीक है, तो न्यायाधीश तो आते ही आते हैं, न्यायाधीश तो होते ही होते हैं लोक सेवक। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति भी जो जजमेंट करने के लिए प्राधिकृत है, उस समय जब वो जजमेंट करता है तो उस समय भी वो लोक सेवक माना जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा कहता है न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर, कमिश्नर, ये न्यायालय के अधिकारी होते हैं, ये आप जानते हैं, जिसको
ऐसा ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए अधिप्रमाणित करे, किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का बयान करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वहन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा देखिए, न्यायाधीश आते हैं, उसके अलावा जो न्यायालय में जितने भी कर्मचारी अधिकारी वगैरह होते हैं, जो न्यायालय के आदेश से कोई भी कार्य, सीधा उसमें कार्य लिखे वो अपन को याद नहीं, सीधा सीधा जो न्यायालय की अनुमति से जो भी कार्य करते हैं, जो भी उनकी ड्यूटी है विधि के अनुक्रम में, जो भी वो काम करते हैं, जो उनको वर्क सौंपे जाते, चाहे वो अन्वेषण हो, चाहे शपथ दिलाना हो, तमाम काम होते हैं न्यायालय में। तो जो सब अधिकारी कर्मचारी, बस आप इतना याद रखें कि न्यायाधीश भी आते हैं, उसके अलावा न्यायालय के जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो भी लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं, इतना याद रखना है बस। पांचवा कहता है किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य। आ गया। तो ये कह रहा है इसके अलावा देखिए, न्यायालय आ गया, न्यायालय के सदस्य आ गए, मतलब अधिकारी कर्मचारी आ गए। इसके अलावा कौन आते हैं? इसके अलावा जो है न्यायालय की जो लोग मदद करते हैं, चाहे वो जूरी, तो जो लोग न्यायालय की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, वो लोग भी जो है न्यायिकता की परिभाषा में आते हैं, लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। आगे लिखा है हर मध्यस्थ अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय या किसी सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया जाता है। तो मध्यस्थ मतलब जो मीडिएटर होते हैं, जो मामलों को निपटाते हैं, चाहे वो न्यायालय ने उनको प्राधिकृत कर रखा हो या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी ने मामले को निपटाने के लिए उससे मध्यस्थ बनाया हो, व्यक्ति जब वो मध्यस्थ के रूप में कार्रवाई कर रहा होता है, वो व्यक्ति भी क्या होता है? लोक सेवक समझा जाता है। हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए सक्षम है, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए सक्षम, यानी पुलिस वाले वगैरह हो गए या अन्य अधिकारी भी हो सकते हैं जिनको गिरफ्तारी या किसी व्यक्ति को निरोध में करने की अधिकारता हो, वो सब भी जो है काय की परिभाषा में आते हैं, लोक सेवक की जो है परिभाषा में आते हैं। आगे देखिए 8वां, सरकार का हर ऑफिसर जिसको ऐसे के लिए उचित करे या लोक व्यवस्था, क्षेम या सुविधा या संरक्षण, कुल मिला के सरकार के जितने भी सेवक हैं, जो लोक व्यवस्था बनाए रखते हैं, अपराधों को रोक निवारण करना उनका काम होता है, यानी पुलिस वाले भी आ जाते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू वगैरह अन्य डिपार्टमेंटों के जो अधिकारी होते हैं, वो सब की सब कायमी परिभाषा में आते हैं, लोक सेवक की परिभाषा में। सरकार के अधीन जितने भी लोग काम करते हैं, जितने करते हैं, वो सब की परिभाषा में आते हैं। आगे देखिए, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, धन संबंधी हितों के संबंधी दस्तावेजों को बनाए अधिप्रमाणित करे या रखे, सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। तो ये कह रहा है सरकार की सेवा के अधीन जो भी ऑफिसर कर्मचारी वगैरह आते हैं, जो क्या क्या काम कर सकते हैं, जो सरकार की तरफ से काम करते हैं, संविदा करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, किसी आदेशिका का निष्पादन करते हैं, कुल मिला के सरकार के अधीन जो भी व्यक्ति रहते हैं या ऐसे अधिकारी कर्मचारी आते हैं जो सरकार के कहने के अनुसार में या दस्तावेज वगैरह जो है उनको अधिप्रमाणित वगैरह करते हैं, ये सारे अधिकारी कर्मचारी भी क्या है? लोक सेवक की परिभाषा है। 10वां कहता है हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के धर्मनिरपेक्ष सामान्य उपयोग के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, बनाए रखे, उनका सर्वेक्षण करे, उद्गीत करे, अभिवचन या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे। तो कुल मिला के ये भी सरकार के सेवक हैं जो जिले में जो है सामंजस्य बनाए रखते हैं, लोक व्यवस्था बनाए रखते हैं जिले के स्तर पर। तो जो कलेक्टर वगैरह होते हैं ये लोग होते हैं। तो ये सारे के सारे लोग कायम की परिभाषा में आते हैं, ये भी जो है लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। 11वां कहता है हर व्यक्ति जो किसी ऐसा पद धारण करने के आधार पर निर्वाचक नामावली, अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए। निर्वाचक नामावली का मतलब जो होता है, आपने देखा होगा कि चुनाव के टाइम में जो अभी चुनाव आ गए, जैसे
लोकल चुनाव आ गए ना पंचायत वगैरह के, तो उसमें जो है नाम जोड़े जाते हैं, वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं ना। तो ऐसे व्यक्ति जो वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ते हैं, घटाते हैं, लोगों के यहाँ सर्वे करते हैं। अब तो आपने देख लिया होगा कि प्राइवेट भी सर्वे कराने लगे सरकार, है ना। प्राइवेट कंपनियों को भी ठेका दे दिया जाता है कि भी सर्वे करो, नाम जोड़ो, बनाना कौन का नाम जोड़ना है कौन का। तो ये कह रहा है उस समय जो लोग काम करते हैं, निर्वाचक नियमावली में लगे हुए हैं, वो व्यक्ति भी उस समय जब वो काम कर रहे होते हैं तो समझे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि मान लो एक प्राइवेट व्यक्ति निर्वाचक नियमावली में लगा हुआ है, तो क्या वो व्यक्ति लोक सेवक होगा? वो व्यक्ति लोक सेवक होगा जब उस समय वो काम कर रहा है। मान लो कोई कंपनी को ठेका दे दिया है और वो निर्वाचन का काम कर रही है, मतलब लोगों के नाम जोड़ना घटाना इस तरीके का काम करने लगे हैं वो लोग, अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति उस समय वो काम कर रहे होते हैं उस समय, तो वो जो है व्यक्ति क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे उस समय जब वो काम कर रहे हैं। तो उस समय वो व्यक्ति क्या माने जाएंगे? लोक सेवक माने जाएंगे। लास्ट देख लीजिए, हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा में वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रम, तो ये हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा में वो होता है वो लोक सेवक होता है। सरकार में पता है वेतन मिलता है उसे, कोई व्यक्ति को या तो पारिश्रमिक मिलता है या वेतन मिलता है, तो पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है, ऐसा व्यक्ति भी जो है लोक सेवक की परिभाषा में आता है। और नीचे और देखिए दूसरा, स्थानीय प्राधिकारी की केंद्र, स्थानीय प्राधिकार की अथवा केंद्र प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम कंपनी 1956 की धारा 617 में यथा प्रभावित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो सरकार की सेवा, ये जो एक्ट बनाया गया है स्थानीय प्राधिकारी के लिए, जो लोकल जो होता है ना, नगर पालिका नगर निगम में जो भी लोग काम करते हैं, चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, जो उनसे वेतन पाते हैं और जो कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, सरकारी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी जो है लोक सेवक है। इसमें उदाहरण भी लिखा है कि नगर पालिका आयुक्त क्या है? लोक सेवक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि नगर पालिका आयुक्त भी है, क्या माना जाएगा? उसको भी लोक सेवक माना जाएगा। इसमें लिखा है ना 12वीं का जो है लोकल, 12वीं का एक का भी जो है वो कहता है कि जो लोकल अथॉरिटी है, यानी कि लोकल अथॉरिटी मतलब नगर पालिका नगर निगम, तो नगर पालिका नगर निगम के अधीन जो व्यक्ति काम करते हैं, इसके अलावा जो कंपनियां के अधीन रजिस्टर्ड होती हैं और वो काम, उसमें जो व्यक्ति काम करते हैं वो व्यक्ति भी क्या होते हैं? वो व्यक्ति भी लोक सेवक समझे जाते हैं। तो ये याद रखें कि नगर पालिका आयुक्त वगैरह जो है लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। स्पष्टीकरण और देख लीजिए, स्पष्टीकरण रखा है ऊपर के वर्णन में से किसी में आने वाला व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वो सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं। तो ये कह रहा है ऊपर से वर्णित, यानी जो 12 वर्गों में जो वर्णित लोग हैं वो लोक सेवक हैं। जरूर नियुक्ति सरकार ने की हो, ऐसा जरूरी नहीं, उनकी नियुक्ति सरकार ने की हो या ना की हो, की है तो भी आते हो, नहीं की है तो भी आते, मतलब उस तरीके का अगर वो काम करते हैं तो लोक सेवक है। दूसरा, मतलब समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे में को वास्तव में धारण किए हुए हैं, चाहे वह उस ओहदे को धारण करने के अपने उसके अधिकार में किसी भी विधिक त्रुटि हो, ये भी स्पष्ट रखें। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति लोक सेवक के रूप में कोई पद धारण करे हुए हैं, भले ही उसकी पद की नियुक्ति में कोई त्रुटि वगैरह कोई भी नहीं हो, वो व्यक्ति लोक सेवक ही समझा जाएगा जब उस समय उसमें पद पर बैठा रहता है। तो ये आपकी जो है लोक सेवक की जो है परिभाषाएं 12 जो है वर्ग परिभाषाएं रह गई हैं, वो अपन कल देखेंगे इनकी परिभाषाएं। कल ये थोड़ी इसकी परिभाषाएं तो कल खत्म हो जाएंगी। तो हुई है एक जगह और आपने देखा होगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भी जो है लोक सेवक की परिभाषा है, वहां भी 12 वर्ग है, यहाँ भी 12 वर्ग है ना। वहां भी 12 वर्ग है, यहाँ भी 12 वर्ग है। तो फिर वहां और यहाँ में अंतर क्या आ रहा है? दोनों वहां पे अलग से परिभाषित करने की क्या जरूरत पड़ गई? वहां कहते थे कि भाई ये जो आईपीसी है वहां के लागू, लेकिन वहां अलग से बताया, तो वहां और यहाँ में अंतर क्या नजर आया आपको पढ़ने पर? अंतर बस थोड़ा सा नजर आ रहा है, थोड़ा सा देखने की, वहां तो जितनी थी सबको शामिल कर दिया गया था। इसमें जो कह रहा है कि नियोजित जो बार बार आप पढ़ रहे हैं उसमें ये लिखा है कि सरकार की जो फीस प्राप्त करता हो या वेतन प्राप्त करता हो, है ना, ये शब्द आया है। जबकि वहां क्या शब्द आया कि चाहे वेतन मिलता हो उसे चाहे नहीं मिलता हो, वो वहां लोक सेवक हो जाता है। उसे वेतन मिले ना मिले, फ्री में काम कर रहा हो, वो व्यक्ति भी उस जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है उसके तहत वो लोक सेवक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि मुफ्त सेवा वाला या फ्री सेवा वाला जो है, यहाँ तो लिखा है कि फीस मिलती हो
या वो सरकार जो भी उसे फीस देती है या जो भी पैसा देती है उसके अधीन जो व्यक्ति काम करते हैं वो लोक सेवक। और वहाँ क्या कहता है, वहाँ कहता है चाहे फीस मिलती हो या ना मिलती हो वो लोक सेवक है। वो इतना अंतर है दोनों में, बाकी कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, इसकी अपन परिभाषाएं जो है इसकी कल देखेंगे। ठीक है।